हेलो व्यूअर्स, दी हॉरर वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की कहानी एक ऐसे नॉवल निगार की है जिसकी रूह मरने के बाद वापस आई और अपना आधा छोड़ा हुआ नॉवल किसी और से मुकम्मल करवाया। पूरी कहानी सुने और मज़ीद इस तरह की दिलचस्प और डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। चार्ल्स डिकेंस का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इसका शुमार अंग्रेज़ी अदब के अजीम तरीन नावल निगारों में होता है। इसके पढ़ने वालों की तादाद बिला मुबालगा करोड़ों में है। इसके मकबूल तरीन नॉवेल्स में ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस और अ टेल ऑफ टू सिटीज़ सबसे नुमाया है। आज भी नॉवेल्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आमतौर पर चार्ल्स डिकेंस माशरती और इस्लाही नॉवल लिखने में ज़्यादा दिलचस्पी लेता था और इसकी शोहरत इसी हवाले से थी। उम्र के आखिरी हिस्से में इसके एक दोस्त ने इससे सस्पेंस नॉवल लिखने की तरगीब दी। वो चाहता था कि डिकेंस का टैलेंट इस शोबे में भी खुलकर सामने आए। डिकेंस इस मामले में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा था। उस ज़माने में सस्पेंस या जासूसी नॉवल निगारी निस्बतन नए फन का दर्जा रखती थी। इस तरफ बहुत कम लोग आए थे। ऐसे में डिकेंस का जहन चंद एक तहफ़्फ़ुज़ात के शिकंजे में जकड़ा हुआ था। जब दोस्त ने बहुत ज़्यादा जोर दिया तो वो एक सस्पेंस नॉवल लिखने पर राज़ी हुआ। एक मैगज़ीन के लिए उसने नॉवल लिखना शुरू किया। तो ये पाया कि नॉवल एपिसोड वाइज लिखा जाएगा। और सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात यह थी कि इसने अपनी आदत के ख़िलाफ़ एक मुआहदा किया कि अगर इस नॉवल के मुकम्मल होने से पहले इसका इंतकाल हो जाए तो मुआवजे की रकम उसके वर्सा को दे दी जाएगी। आम तौर पर वो अपने पब्लिशर से ऐसा कोई मुआहदा नहीं करता था, इसलिए सबको बहुत हैरत हुई। चार्ल्स डिकेंस ने नॉवल लिखना शुरू किया और उसकी सलाहियतों ने इस मैदान में भी अपना लोहा मनवा लिया। इसका पहला सस्पेंस नॉवल लोगों को बहुत पसंद आया। इसने 1870 में नॉवल लिखना शुरू किया और हर किस्त पढ़ने वाले में तजस्सुस बढ़ाती चली गई और देखते ही देखते उसने 6 किस्तें लिख दी। 7वीं किस्त लिखने से पहले ही डिकेंस का इंतकाल हो गया। अब पब्लिशर के लिए उलझन खड़ी हो गई। नॉवल अधूरा रह गया और पढ़ने वाले इस नॉवल के अंजाम के बारे में सोचते ही रह गए। मसला ये था कि इस नॉवल को किस तरह और किसकी मदद से मुकम्मल कराया जाए, क्योंकि डिकेंस एक बहुत बड़ा नॉवलिस्ट था। इसकी अपनी एक हैसियत थी और इसके इल्मी मर्तबे तक पहुंचना उस वक्त तो किसी के बस की बात नहीं थी। इस तरह नॉवल द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूट अधूरा रह गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, बल्कि कहानी यहाँ से शुरू हुई। कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ लिया और इस कहानी में डिकेंस के बाद एक नया किरदार सामने आया। उस किरदार का नाम टॉम्स पी जेम्स था। टॉम्स एक अय्याश नौजवान था। उसकी मकान मालिकिन रूहानियत पर गैर मामूली यकीन रखती थी और अमलियात के ज़रिए रूहों को बुलाने का काम करती थी। वो इस शोबे में बहुत सौ को महारत से हमकिनार कर चुकी थी। इसके घर बहुत से लोग रूहानियत सीखने आया करते थे। इनमें चंद खूबसूरत लड़कियां भी थीं। टॉम्स को रूहानियत से कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो अपने मकान मालिक के यहाँ इन मजालिस में इसलिए जाता कि वो खूबसूरत लड़कियों से दोस्ती कर सके। एक दिन टॉम्स अपने घर में सो रहा था कि उसे अचानक सर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। वो उठकर बैठ गया। टॉम्स अभी अपने सर के दर्द के बारे में सोच ही रहा था कि उसे किसी ने आवाज़ देकर पुकारा। उसने कमरे में यहाँ वहाँ देखा, कोई नहीं था। शुरू में तो वो डर गया, फिर उसने अपने ख्यालात को झटका और सोचा कि ये शायद मेरा वहम हो सकता है। अभी ये सोच ही रहा था कि उसे एक बार फिर किसी ने पुकारा। इस मर्तबा कोई उसे बहुत करीब से पुकार रहा था। टॉम्स की घबराहट में अब इजाफा हो गया। उसने पहले कभी ऐसी सूरत हाल का सामना नहीं किया था। वो किसी को मदद के लिए पुकारना चाहता था, मगर इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वहाँ से उठकर जाए। टॉम्स को एक बार फिर आवाज़ सुनाई दी। अब वो बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसने बड़ी हिम्मत जमा की और पूछा कि तुम कौन हो। इस मर्तबा उसको जवाब आया कि डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। ये सुनकर टॉम्स की जान में जान आई। अब वो खासा पुरसुकून होकर सांस लेने लगा। जो गैर इंसानी वजूद इस पर हावी होना चाहता था वो इसका दोस्त था। ये जानकर इसके लिए अब परेशान होने की बजाय कोई वजह बाकी नहीं बची थी, मगर अब भी जहन में एक उलझन तो ज़रूर बाकी थी। फितरी सी बात है कि टॉम्स जानना चाहता था कि आखिर वो कौन है और इससे क्या चाहता है। उसने पूछ ही लिया और जो जवाब मिला इसने उसे शदीद हैरत से दोचार कर दिया। कमरे में मौजूद रूहानी वजूद ने बताया कि वो चार्ल्स डिकेंस है। इस इंकशाफ ने टॉम्स को हैरत में डाल दिया। उसके तो वहमो गुमान में भी ये बात ना थी कि इससे राब्ता करने वाली रूह इस कदर अजीम अदीब की होगी। उस दौर में चार्ल्स डिकेंस हर इस शख्स के लिए एक बहुत बड़ा नाम था
جو اعلیٰ ادبی فن پاروں سے مستفید ہونے کی اہلیت اور شوق رکھتا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر چارلس ڈکنس جیسے عظیم ناولسٹ کی روح کو ٹامس سے رابطہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات یہ تھی کہ چارلس ڈکنس اس دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوا تھا کہ اس کا آخری اور واحد سسپنس ناول ادھورا رہ گیا تھا، اور وہ اس ناول کو ہر حال میں مکمل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے لیے اس دنیا میں دوبارہ آنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے اس نے ٹامس کو منتخب کیا تھا کہ وہ اس کے جسم میں جا کر اپنے ادھورے ناول کو مکمل کرے گا۔ ٹامس کو جب پتہ لگا کہ چارلس ڈکنس اس کے ذریعے اپنا ناول مکمل کرنا چاہتا ہے تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ ٹامس کا ادب سے دور دور تک تعلق نہ تھا، اس نے کبھی ایک کتاب تک نہیں پڑھی تھی، لیکن اسے اس بات کی خوشی تھی کہ ڈکنس کی روح نے اس کام کے لیے اس کا انتخاب کیا، چنانچہ وہ ناول لکھنے کے لیے راضی ہو گیا۔ ٹامس نے چارلس ڈکنس کے لیے لکھنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹامس نے پورا ناول مکمل کر لیا۔ اس معاملے کو خفیہ رکھنے کی بہت کوشش کی گئی، مگر کسی نہ کسی طرح اس کی بھنک اخبارات کو پڑ گئی۔ مختلف لوگوں نے مختلف بات کرنا شروع کر دی۔ بڑے بڑے ادیب لوگوں نے اسے فراڈ کا نام دیا اور یہ کہا کہ پبلشر پیسہ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس معاملے میں حتمی رائے کے لیے شرلاک ہومز جیسے عظیم کردار کے خالق سر آرتھر کونن ڈائل سے رابطہ کیا گیا۔ سر آرتھر نے پورا ناول پڑھا اور اس کے تمام جزیات کا جائزہ لینے کے بعد لکھا، اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ یہ ناول بڑی محنت اور غیر معمولی صلاحیت کی مدد سے لکھا گیا ہے، اور اگر ہم ناول کے اس حصے کا جائزہ لیں جو ٹامس جیمس نے لکھا ہے تو ماننا پڑے گا کہ اس نے پیروڈی میں بھی اصل کی روح کو کہیں پیچھے نہیں رہنے دیا۔ ایسی عمدگی کی مثال کم ہی ملے گی۔ ٹامس جیمس اپنے دعوے میں سچا تھا۔ اگر چارلس ڈکنس کی روح اس کے پاس نہ آیا کرتی تو وہ ناول مکمل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا ثبوت یہ تھا کہ راتوں رات وہ شہرت سے ہمکنار ہوا تھا، اسی طرح گمنام بھی ہو گیا۔ وہ کسی بھی اعتبار سے کوئی ادبی انسان نہیں تھا۔ اس نے اس ناول سے پہلے نہ کوئی ادبی چیز لکھی، نہ اس کے بعد۔ کبھی کسی کو اس کی گفتگو سے بھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کوئی ادبی شخصیت ہے، اور گمنامی کی حالت میں ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوا۔ آج بھی دا مسٹری آف ایڈون ڈروڈ کا وہ نسخہ کہیں نہ کہیں مل جاتا ہے جو ٹامس جیمس نے مکمل کیا تھا۔ اس نسخے کو باریکی سے پڑھنے والوں کا سر اب بھی چکرائے بغیر نہیں رہتا، وہ طرح طرح کے تصورات میں کھو جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ کہانی بالکل ہی حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کہانی پر بہت کچھ لکھا اور بولا جا چکا ہے۔ مزید اس طرح کی کہانیاں سننے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔